नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। आज का वीडियो जो होने वाला है इसमें एथिक्स के 2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एथिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूँ। जैसे एटीट्यूड रह गया है और कुछ पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो एथिक्स है ऐसे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे वीडियोज़, पेड कोर्सेज और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो जो भी सारी अपडेट्स आपको नहीं मिल पा रही हैं यूट्यूब के थ्रू वो यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा अभी जैसे बीपीएससी चल रहा है तो बीपीएससी की बहुत सारी पिक्स वगैरह शेयर करते हैं लगातार, रिवीजन में आपके काम आ सकती है। एक पिक्चर देख लो तो पिक्चर इज़ वर्थ 100 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स जो भी है, ठीक है। मतलब आप एक पिक्चर देख लोगे आपका बहुत सारा रिवीजन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आज के 4 क्वेश्चन है। पहला GS1 में आपने सिलेबस में देखा होगा कि उसने बोला है कि फ्रंटियर्स और बाउंड्री के बीच में डिफरेंसेस और फ्रंटियर और बाउंड्री इंडिया के रिस्पेक्ट में भारत के हिसाब से सीमांत क्षेत्र और सीमाओं में क्या अंतर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। GS1 का पार्ट है, डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है तो पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर रिस्पेक्टिव बजटिंग। मतलब एक GS3 में एक हिस्सा है आपका टाइप्स ऑफ बजटिंग के बारे में, तो उसमें एक जेंडर बजट आपसे पूछ सकता है और सारे बजट के ऊपर क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस भारत ने कब इसको जेंडर बजटिंग को शुरू किया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर आपको सवाल बनाना है, आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है एथिक्स का। मैंने बताया कि आज 2 क्वेश्चन है कि एथिक्स पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में क्या आपकी एथिक्स अलग अलग होती है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और अगर हाँ तो अगर इन दोनों के बीच में कभी कोई मतभेद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इन दोनों में से किसको वरीयता देनी चाहिए, क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है वी सी इश्यूज ऑफ फ्रीक्वेंट सुसाइड। मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन का आइडिया ये है कि सिविल सर्विसेज में बहुत सारे आपको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। सिविल सर्वेंट्स जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से फेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको बहुत सारे सुसाइड्स देखने को मिल रहे हैं इनके, इसके अलावा आपको करप्शन का देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आखिर क्या इनके अंदर ऐसे एप्टीट्यूड की कमी है, जो सिविल सर्वेंट हम चुन रहे हैं क्या वो अक्षम हैं, मतलब क्षमता नहीं है उनके अंदर, या वर्क करने का इन्वायरमेंट ही कंट्री में ख़राब है। इन दोनों के बीच में अगर आपसे पूछ दे कि क्या दिक्कत है, क्यों सिविल सर्वेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नए नए अधिकारी जाते हैं कुछ साल बाद वो फिर से करप्ट हो जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि वर्क प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से आत्महत्या कर ले रहे हैं, अलग भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बस आपसे ये जानना चाह रहा है कि एक तरफ जो सिविल सर्विसेज के चैलेंजेस हैं और एक तरफ इन्वायरमेंट है, तो बीच में क्या आपका एप्टीट्यूड, एक पार्ट है हमारे सिलेबस का एप्टीट्यूड, तो क्या आपके सिविल सर्वेंट्स का एप्टीट्यूड इतना अच्छा है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। तो क्या सिर्फ एप्टीट्यूड की दिक्कत है या फिर इन्वायरमेंट में ही कुछ समस्या है, ये आपको लिखना है। तो आपको एप्टीट्यूड की समझ होनी चाहिए। उस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको समझ होनी चाहिए कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की एथिक्स क्या डिफरेंट होती हैं या नहीं होती हैं, दोनों के मूल्य अलग होते हैं। तो ये बात आप नहीं मना कर सकते कि दोनों के मूल्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको ये सवाल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 सीमांत क्षेत्र होगा। यहाँ सीमांत क्षेत्र और सीमाओं के बीच में क्या अंतर है, फिर उसके बाद आपको सिर्फ यही बताना है। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत में सीमांत क्षेत्र और सीमाओं के बीच में क्या अंतर है, या भारत की सीमांत क्षेत्रों के बारे में आपको एक डिस्कशन लिखने को आ सकता है, या भारत की सीमाओं के बारे में लिखने को आ सकता है, भारत की सीमाएं कौन सी बॉर्डर मैनेजमेंट करने की फोर्सेस होती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री एक लाइन है जो डिमार्केट करती है आउटर लिमिट ऑफ अ टेरिटरी अंडर अ सॉवरन जुरिस्डिक्शन। सीमा क्या है, किसी भी संप्रभु क्षेत्राधिकार को निश्चित करने की एक बाहरी सीमा होती है, बाहरी लाइन होती है, एक रेखा होती है,
समझ रहे हैं आप? इंडिया की ये बाउंड्री है ऐसे करके, सॉरी थोड़ा बुरा बन गया, बहुत ही बुरा बन गया इनफैक्ट। ये कैसे पता चला कि आपकी यहीं तक बाउंड्री है? क्योंकि यहाँ पे एक रेखा बनाई गई है। तो ये एक रेखा है पहली बात, और ये क्या करती है, हमारे संप्रभु क्षेत्राधिकार को लिमिट करती है कि हमारे संप्रभु क्षेत्राधिकार भारत का कहाँ तक है, उसकी एक लिमिट है। वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये बाउंड्री डिसाइड कर रही है, ठीक है। तो पहले आपको लिखना एक लाइन है और क्या काम करती है ये लिख दिया। दूसरा, अब ये जो लाइन बनती है फिजिकल भी हो सकती है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाउंड्री होती है ये फिजिकल भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, जियोमेट्रिकल भी हो सकती है, ठीक है। फिजिकल मतलब क्या, आपको पता है कि कई बार इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री आपने देखा होगा कि कई बार कई रिवर्स जो गुजर रही हैं, या बांग्लादेश के साथ हो गया, तो इन कंट्रीज़ के साथ कहीं कहीं पे रिवर, जैसे अभी आपने देखा होगा नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ जो अभी रिवर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें लिपुलेख पास के पास जो एरियाज़ थे, जिसको नेपाल ने अपने नए मैप में इंडिया का हिस्सा जो है अपने अंदर दिखा दिया है। वो बेसिकली एक रिवर को लेकर के, शायद काली रिवर को लेकर के पूरा डिस्प्यूट है कि काली रिवर की ओरिजिन कहाँ है। तो मेरा आइडिया ये है यहाँ पर कि रिवर कभी कभी एक लाइन के द्वारा ड्रॉ करती हैं और वो दो कंट्रीज़ के बीच में क्या बनाती हैं, एक बाउंड्री बनाती हैं। तो हमने बोला कि फिजिकल बाउंड्रीज हो सकती हैं, तो एक क्या है, रिवर हो सकती है। अच्छा, रिवर में एक थालवेग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है बाउंड्री डिसाइड करते समय। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए जिन्हें भी पता हो कि थालवेग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। रिवर्स हमने बताया कि रिवर क्या होती है, वो बाउंड्री डिसाइड करती है दो कंट्रीज़ के बीच में। कई बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल आप इंडिया नेपाल का लिख सकते हो, ठीक है, वो करंट अफेयर्स में भी है। फिर आप थालवेग प्रिंसिपल की बात करो, कई बार माउंटेन्स भी दो कंट्री के बीच में बाउंड्री को डिसाइड करते हैं। या जैसे आज आपने देखा होगा, आज की डेट में LOC जो बनी हुई है, तो सियाचिन के कुछ पीक्स होंगी, तो उन पीक्स की क्रस्ट लाइन जो होती है, मतलब ये माउंटेन ऐसे जा रहे हैं तो क्रस्ट लाइन को जोड़ती हुए ऐसे कुछ लाइन बनाई जाती हैं और इसको डिमार्केट किया जाता है कि इधर आपका, इधर हमारा। तो ये हो गया, माउंटेन्स को भी हम यूज़ करते हैं एज अ बाउंड्री। कई कंट्रीज़ में ऐसा होगा कि डेजर्ट हो सकता है, कई कंट्रीज़ में और भी कई सारे फीचर्स हो सकते हैं। डेजर्ट के बीच में नो डाउट लाइन बनाई जाएगी। यहाँ पर भी जैसे नेचुरल फीचर्स को ही हमने बाउंड्री नहीं माना है, वहाँ पर भी एक लाइन हम बना रहे हैं। तो एक बात आपको और समझ में आ गई कि बाउंड्री, पहली बात तो लाइन होगी, दूसरी हमेशा ये क्या होती है, मैन मेड होती है। मतलब हमने नेचुरल फीचर्स, रिवर में भी क्या हमने थालवेग प्रिंसिपल अपनाया है, उसी तरीके से माउंटेन में भी क्या क्रस्ट लाइन को यूज़ किया है। तो आप ये बोल सकते हो कि इन चीज़ों को बनाने का काम, नेचुरल एरियाज़ को हम सेलेक्ट करके वहाँ मैन मेड तरीके से बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है द डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ज्योमेट्रिकल बैंड्स पे। हमने कहा पहला फिजिकल, दूसरा ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, एक तो लाइन बन सकती है, एक सर्कल बन सकता है, इस तरीके का कुछ भी, ठीक है। तो जब कोई देश की बाउंड्री, दो देशों की बाउंड्री अक्षांश या देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को फॉलो करके ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्टली, तो ऐसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। जैसे दो एग्जांपल आपको याद होंगे, पहला मैं बता देता हूँ US और कनाडा का। US कनाडा क्या है, 49 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 49 डिग्री ये लैटिट्यूड जो है, हाँ 49 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, US और चाइना का, US और कनाडा का बॉर्डर है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक कोई लॉन्गिट्यूड के बराबर, एक कोई लैटिट्यूड के बराबर हमने यूज़ कर लिया क्या, दो कंट्रीज़ की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए। ये क्या होगी, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्यामितीय बैंड अगर फॉलो किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में क्या है, बाउंड्री लाइन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा बताइएगा। वो भी इसी ज्योमेट्रिकल बैंड को फॉलो करती है। तो अब तक हमने पढ़ा बाउंड्री होती क्या, एक तरीके की लाइन होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लाइन है, क्यों, क्योंकि जब हम फ्रंटियर पढ़ेंगे तो फ्रंटियर यानी कि सीमांत क्षेत्र एक जोन होती है, ये एक क्षेत्र है और ये एक लाइन है, ये मैन मेड है और ये क्या है, फ्रंटियर क्या है, ये नेचुरल है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। दो तरीके से, फिजिकल और ज्योमेट्रिकल, ये हो गया। फ्रंटियर क्या है, एक जोन है, हमने बात किया। फ्रंटियर दो राजनीतिक इकाइयों के बीच, दो आबादी वाले क्षेत्रों को अलग करने वाला क्षेत्र है। ध्यान से पढ़ते हैं। मान लो ये है चाइना, ये है इंडिया, आज़ादी के पहले की बात। बीच में यहाँ पे क्या पड़ता है, तिब्बत का पठार। ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इन दो क्षेत्रों को अलग करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत कम पॉपुलेशन है,
ठीक है। ये एरिया क्या था, जोन थी, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं अपनी डिफिनीशन। फ्रंटियर आर अ जोन ऑफ वेराइंग डेप्थ, मतलब इनकी चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है, विच सेपरेट टू पॉपुलेटेड एरियाज। इट इज़ अ जोन विच सेपरेट टू पॉपुलेटेड एरियाज बिटवीन टू पॉलिटिकल यूनिट्स। हमने पढ़ा इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत का पठार था, और वो दो लार्जली पॉपुलेटेड एरियाज को डिफाइन वो कर रहा था, अलग कर रहा था, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अ जोन विच इज़ वेरी स्पार्शली पॉपुलेटेड। ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बहुत ही कम आबादी होती है और इसकी उपयोगिता भी बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, कुछ रिसोर्सेज वगैरह भी बहुत कम होते हैं। अब ये सब रिसोर्सेज वगैरह कम है, यही कारण है कि दोनों में से कोई भी कंट्री इस पर जल्दी अपना अधिकार, इस एग्जैक्ट अधिकार बनाने की कोशिश नहीं करती, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने की उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती है। हालांकि आगे चल के कभी ऐसा हो सकता है कि ये फ्रंटियर को हम बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना ने क्या किया, तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार तो जमा ही लिया, अब तो हमको यहाँ बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि अब एक कोई जोन नहीं है, फ्री जोन नहीं है कोई जो दो कंट्रीज़ को अलग कर रही है। अब तो आपने इसको जब अपना लिया है इस पर, तो यहाँ पे एक बाउंड्री बनानी है जो दो पॉलिटिकल यूनिट को अलग करे। तो आपको पता चल रहा होगा कि फ्रंटियर और बाउंड्री में क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट हिंदी में भी लिखा है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। डिटेल में समझेंगे। अभी तक हमको सिर्फ इतना पता है कि फ्रंटियर जो होता है वो एक जोन होता है, एक क्षेत्र होता है, बाउंड्री क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फ्रंटियर हमेशा आउटवर्ड ओरिएंटेड है, इधर फ्रंटियर इधर बाउंड्री है, ठीक है। फ्रंटियर आउटवर्ड ओरिएंटेड है, मतलब ये कंट्री का बाउंड्री जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे कहीं फ्रंटियर है। तो हमने कहा कि बाउंड्री होती है इनवर्ड ओरिएंटेड होती है, कि यहाँ से नीचे हमारा सब कुछ है, मतलब इंडिया है। फ्रंटियर आउटवर्ड होता है, मतलब यहाँ के बाद ही फ्रंटियर आएगा, मतलब तिब्बत आता था। तो एक पॉइंट आप लिखेंगे हमेशा कि फ्रंटियर जो होता है वो आउटवर्ड ओरिएंटेड होता है, बाउंड्री इनर ओरिएंटेड होती है, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र बाहर की तरफ उन्मुख होता है, वहीं जो सीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं, भीतर की तरफ उन्मुख होती हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। बाउंड्री क्या होती है, एक लाइन होती है, फीचर ये क्या होता है, एक जोन होता है। तिब्बत प्लेटू था, एक जोन था, कोई एक लाइन नहीं थी, एक पूरा प्लेटू ही हमने बता दिया कि क्या था, ये फ्रंटियर था। और यहाँ पे एक लाइन है, मैकमोहन लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो ये बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नतीजा होती है, मतलब केंद्रापसारी, केंद्र से दूर जाने वाली, केंद्र की तरफ खींचने वाली बाउंड्री क्या होगी, वो बाउंड्री होगी। मतलब अंदर की तरफ जो बात कर रही है, अंदर की तरफ खींच रही है, वो क्या होती है, बाउंड्रीज होती हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस की वजह से बनती हैं, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, केंद्रापसारक और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, केंद्र अभिसारक होता है इसका मतलब, ठीक है। एक और चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, पहले आपको पता चल चुका है कि ये क्या होगी, क्योंकि ये मैन मेड है और ये क्या है, नेचुरल है। एक डिफरेंस ये पता था आपको, बाउंड्री क्या होगी, हमेशा पॉलिटिकल फीचर होगा। हालांकि नेचुरल या नेचुरल माउंटेन्स पर भी बाउंड्री जब आप बनाओगे तो बना तो रहे पॉलिटिकली ना, और ये क्या है, ये नेचुरल है या ज्योग्राफिकल फीचर्स है। जोन या फ्रंटियर हमेशा ज्योग्राफी की वजह से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये ज्योग्राफिकल हैं, ये पॉलिटिकल एंटिटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं या डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। हमने कहा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और जो बाउंड्रीज होती हैं तोड़ने का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जोन बना हुआ है चाइना और इंडिया का, यहाँ पे हमारा इंडिया के ऊपर लद्दाख वाला क्षेत्र है। लद्दाख और तिब्बत में आपको कल्चर की बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं थी शुरू से इस पूरे क्षेत्र में जो इन दोनों लोग के फ्री मूवमेंट को रोके। तो जब लोगों का फ्री मूवमेंट नहीं रुकेगा तो ऐसे कल्चर में क्या होगा, आपस में घालमेल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, घोल मिलाप जो भी आप कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जोन में क्या दिख रहा है, फ्रंटियर में आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, आइडियाज़ हैं, उनकी वजह से फ्री फ्लो होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को, एक ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरीके से काम करता है। बाउंड्री क्या करेगी, आपका जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कल्चर था, जैसे थार वाला एरिया या पंजाब वाला जो एरिया है, इंडिया का पंजाब हो गया, इधर पाकिस्तान का हो गया या इंडिया का हो गया। तो आपने जब बाउंड्री बनाई यहाँ पे, हमने पढ़ा अभी इससे पहले क्या, फ्रंटियर कैसे जोड़ने वाला काम करता है और बाउंड्री कैसे तोड़ती है। मतलब यहाँ पे पंजाब का जो कल्चर था
उसको आपने एक बाउंड्री के द्वारा अलग कर दिया। मतलब एक ऐसी एंटिटी बनाई जाती है तो बाउंड्री क्या है, एक कल्चर को तोड़ भी सकती है, जो आपको इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिलीजन के आधार पे आपने यहाँ पे एक लाइन बना दी, और जिसने लेकिन पंजाबी कल्चर, भले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स की अधिकता हो गई, यहाँ पे हिंदू की अधिकता हो गई, लेकिन जो पंजाबी कल्चर है वो अभी भी यहाँ पर एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ का जो पंजाब का मुस्लिम है वो बंगाल के मुस्लिम से बहुत अलग होगा, बांग्लादेश के मुस्लिम से, तो लेकिन कल्चर की सिमिलैरिटी है, तो उस कल्चर को तोड़ने का काम कर सकती है बाउंड्री। अब एक और चीज़ कि विगत घटना के रूप में आप फ्रंटियर को देख सकते हो कि ये पास्ट का फिनोमेना था। आज की डेट में जो तिब्बत एक तरीके का फ्रंटियर होता था, उसको भी चाइना ने अपना वो कर लिया, कब्जा कर लिया। तो लोग ये कहते हैं कि जब से इंटरनेशनल लॉज बनने लग गए, माइग्रेशन पे लॉज बनने लग गए, यूनाइटेड नेशन जैसे बॉडीज़ और इन तरह की बॉडीज़ आने लग गई, तो आज की डेट में जो सारे फ्रंटियर्स को कोई ना कोई कब्जा कर लिया, या यहाँ पे बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत हो गई है। ठीक है, लेकिन बाउंड्री को आप क्या लिखोगे, कंटेम्प्रेरी, आज भी इसका रेलेवेंस है। फिर इसमें लिखोगे कि चूँकि ये जोग्राफिकल फैक्टर है, इसलिए आप इसको मूव नहीं कर सकते। आज की डेट में तिब्बत पठार यहाँ पर है तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चाइना और इंडिया के बीच में अगर फ्रंटियर था, क्या था, तिब्बत का पठार, तो वो हमेशा हमेशा के लिए वो वहीं रहने वाला है। लेकिन कोई बाउंड्री आप बना दो, आपने एक बाउंड्री बनाई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब ये बाउंड्री आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल एंटिटी है, मैन मेड है, इस बाउंड्री को आप चेंज कर सकते हो। कई लोगों अखंड भारत वाला काम बोलते हैं कि हमको अखंड भारत चाहिए, तो कल को आज के 100, 200, 500 साल बाद अगर अखंड भारत सच में होता है, फिर ये बाउंड्री हटाने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वो यही कह रहा है कि जोन जो होती हैं, यानी कि फ्रंटियर जो होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, मतलब मूव नहीं किए जा सकते हैं, वो उनकी लोकेशन फिक्स है, क्योंकि जोग्राफिकल फीचर्स हैं। बाउंड्रीज कैन बी मूव्ड या दे कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये परिवर्तित इनको नहीं किया जा सकता, या अपनी जगहों से हटाया नहीं जा सकता, ये अटल हैं एक तरीके की। ठीक है, जंगम नहीं है, और ये जंगम है, इनको मूव किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। सो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर से एक बार क्विक रिवीजन, पहले क्या हमने पढ़ा, बाउंड्री, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रंटियर। बाउंड्री हमने पढ़ा एक लाइन है जो दो सॉवरेन या दो संप्रभु क्षेत्राधिकार को अलग करती है। ये जोन है जो दो पॉपुलेटेड एरियाज़ को अलग करती है, ये जोन के रूप में काम करता है। ये पॉलिटिकल एंटिटीज़ को अलग करेगी, ये पॉपुलेटेड जोन्स को भी अलग कर सकती है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा बाउंड्री को अलग करने के लिए बनाते हैं हमेशा मैन मेड, फिजिकल या ज्योमेट्रिकल, दो तरीके से हो सकती है। फिजिकल हमने पढ़ा एक तरीके का माउंटेन हो सकता है, माउंटेन में क्रस्ट लाइन फॉलो करोगे, रिवर होगा तो थालवेग प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ज्योमेट्रिक क्या, अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड फॉलो करे तो वो ज्योमेट्रिकल हो गया। उसमें मैंने बोला कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, क्या बोल रहा हूँ, यूएस और कनाडा का 49 डिग्री है। और अगर आपको मैंने बोला था कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा कि बाउंड्री को क्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बाउंड्री का नाम। फ्रंटियर हमने पढ़ा जोन है जो दो राजनीतिक इकाइयों के बीच या दो आबादी वाले क्षेत्रों को अलग करने वाला एक क्षेत्र है, ये पूरा लाइन नहीं है कोई। ठीक है, अब हमने पढ़ा चूँकि इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही कम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, उसी की वजह से दोनों पॉलिटिकल एंटिटी को ये ज़रूरत नहीं महसूस होती है कि हम इसको क्या करें, यहाँ पे एक बाउंड्री का डिसाइड करें। पढ़ा डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो पहले पढ़ा कि ये फिजिकल है फ्रंटियर, ये क्या है, पॉलिटिकल है या ये जोग्राफिकल है। ठीक है, ये आउटवर्ड ओरिएंटेड होता है, हमारी लिमिट के बाहर वाली चीज़ होती है। ये इनर ओरिएंटेड होता है, क्या, बाउंड्री हमेशा अंदर की बात करती है। तो ये जोन है, ये लाइन है। ये केंद्रापसारी है, ये केंद्र अभिसारी, केंद्र की तरफ उन्मुख है, ये केंद्र से दूर है। ये जोग्राफिकल रीज़न है, ये पॉलिटिकल रीज़न है। चूँकि जोग्राफिकल है इसलिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में रहा है। लद्दाख और हमने तिब्बत का एग्जांपल दिया। आप और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में हो तो ज़रूर लिखिएगा। और ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कैसे कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल आप लिख सकते हो। पंजाब के कल्चर को डिवाइड कर दिया, ये पास्ट का फिनोमेना है, जैसे पास्ट में हुआ करता था ये आज भी हो रहा है। और ये इनको मूव नहीं किया जा सकता है, किसको, फ्रंटियर्स को आप मूव नहीं कर सकते। इंडिया और चाइना के बीच में अगर यहाँ पर तिब्बत का पठार है तो वो है, हमेशा रहेगा। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में जैसे एंडीज़ है, तो एंडीज़ माउंटेन्स हैं, तो वो हमेशा यहाँ पे एक तरीके की जोन का काम करेंगे। वो कभी यहाँ से हटा नहीं सकते आप एंडीज़ को। तो इस तरीके से ये मूव नहीं कर सकते, और यहाँ पे बाउंड्रीज को आप मूव कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जेंडर रिस्पॉन्सिंग बजटिंग के बारे में, मतलब लिंग संवेदनशील बजट।
बेसिकली मेल और फीमेल। तो इंडिया में मान लीजिए जब बजट पेश हुआ, तो जब ये बजट पेश होगा तो जेंडर बजटिंग ये कहती है कि आपको जेंडर का ध्यान देना ये भी चाहिए कि कितना % उसका हिस्सा मेल को फ़ायदा हो रहा है, कितना फीमेल को। इतने सालों से हमारे बजट्स आ रहे हैं, इतने सालों से हम हर साल पैसे दे रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, कई सारी मिनिस्ट्रीज़ बन चुकी हैं, लेकिन आज भी विमेन का जो रोल है और स्टेटस है विमेन का सोसाइटी में, वो बहुत ही पुअर है। आप जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बताइएगा ज़रा। तो ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देख लीजिए, या जेंडर पे गैप अगर देख लीजिए, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 34% कम कमाती हैं महिलाएं किससे, मेल से। सेम काम करेंगी सेम मेहनत करने के बाद। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको फोकस क्या होना चाहिए, आपको प्रूव करना है पहले कि विमेन की स्थिति बहुत ख़राब है। फिर आप बताओगे कि इतने सारे बजट्स हर साल पर साल बजट्स आते गए, लेकिन इतने सारे एलोकेशन के बाद भी आज ये स्थिति ख़राब क्यों है। यानी कि कहीं ना कहीं हमको अपनी अप्रोच में चेंज लाने की ज़रूरत थी। अप्रोच में चेंज कई तरीके से लाया जा सकता है, मतलब विमेन स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स चला दी जाएँ अगर, या विमेन का जो जितना % पैसा हम अलॉट कर रहे हैं बजट में, उसमें से अब मेजर हिस्सा विमेन के लिए भी अलॉट किया जाए। तो ये जो पूरा आइडिया था, इसको हम जेंडर बजटिंग का आइडिया कहते हैं। अब इसमें कुछ आप जो भी समझाना चाह रहा हूँ मैं, शायद आप वो नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर डिटेल में पढ़ते हैं कि जेंडर बजटिंग है क्या। देखिए, जेंडर बजटिंग लिंग मुख्य धारा को प्राप्त करने की एक शक्तिशाली उपकरण है। मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही मुख्य धारा के बीच में आने चाहिए। मतलब उनका जो मेन स्ट्रीमिंग जो आप कहते हैं इंग्लिश में, वो जेंडर रोल्स का मेन स्ट्रीमिंग करना है। जैसे आप मेल्स के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतनी फीमेल के लिए भी होनी चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो हमारे पास टूल है, जो उपकरण है, उसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। ठीक है। इट वॉन्ट्स टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच वुमेन एज मच एज मैन। जितना लाभ पुरुषों को डेवलपमेंट का मिलता है, उतना ही लाभ महिलाओं को भी मिलना चाहिए। ये काम कौन करना चाहता है? जेंडर बजटिंग। अब ये एक टूल है, ये एक उपकरण है, किस चीज़ के लिए? फॉर एनजेंडरिंग। देखिए, एनजेंडरिंग बहुत अच्छा वर्ड है ये, एनजेंडरिंग द बजट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, प्रायोरिटी हो या बजट हो, दोनों सब में एनजेंडरिंग करना है। मतलब समान रूप से दोनों जेंडर, या आप कह लीजिए तीनों जेंडर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ या मौके क्रिएट होने चाहिए, ये उसकी बात करता है। ठीक है। इट इंश्योर्स द प्रेजेंस ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव इन ऑल द 3 लेवल ऑफ पॉलिसी। जब पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है पहले, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर उसका रिव्यू होता है। 3 स्टेजेस हुई। तो जेंडर बजटिंग ये चाहता है कि इन तीनों स्टेजेस पे आप जेंडर का ध्यान दें। मतलब आपकी कोई ऐसी पॉलिसी बनाते समय कोई ऐसी पॉलिसी ना बने जो बाय डिफ़ॉल्ट मेल को फ़ायदा कर रही है, फीमेल को नहीं। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी पॉलिसी है जो रात में काम करने का अलाउ कर रही है, ठीक है, लेकिन आपकी इस पॉलिसी में फ़ीमेल के लिए सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ क्या कि यहाँ पे ये पॉलिसी मेल के लिए ही फ़ायदेमंद हुई। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल को अगर सिक्योरिटी पर्पज़ से सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तो रात में काम नहीं कर सकती। तो बेसिकली ये है कि पॉलिसी बनाते समय, उसको इम्प्लीमेंट करते समय या रिव्यू करते समय आपको हर जेंडर के बारे में ध्यान देना है। तो ये हो गई जेंडर बजटिंग की बात। तो क्या ये कोई अलग से जेंडर बजट निकलता है जैसे पहले रेलवे का बजट निकलता था? तो क्या ऐसा कुछ है? तो नहीं, ये कोई ऐसा कुछ की केस नहीं है कि अलग से हम बजट बना रहे हैं। बेसिकली उसी बजट के अंदर अब हम अपना फोकस चेंज कर रहे हैं। फोकस इस तरीके से चेंज करना है कि अब महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इनके लिए इस पूरे बजट में से कितना प्रावधान किया गया था। अलग बजट नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस यही देखा जा रहा है कि एक जो भी हम एलोकेशन करते आए उसका आउटकम देखने की कोशिश की जा रही है कि अभी हमने इस साल इतना पैसा खर्च किया, तो क्या इससे महिलाओं को, पर्टिकुलरली महिलाओं को कोई फ़ायदा मिला? ये जेंडर बजटिंग। ठीक है।
तो जेंडर बजटिंग इंटेल्स डिसेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए वही बजट जो है, डिसेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, उसी बजट का आप एक तरीके डिसेक्शन करते हो, विच्छेदन करोगे टू इस्टेब्लिश इट्स जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट्स, कि जेंडर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कितना इम्पैक्ट फीमेल पे पड़ा है सेम बजट का, ये है जेंडर बजटिंग। ठीक है। एंड टू इंश्योर दैट जेंडर कमिटमेंट्स आर ट्रांसलेटेड टू बजटरी कमिटमेंट्स, कि जेंडर को लेकर के हमारी जो भी कमिटमेंट्स हैं, जैसे अगर हमारी कमिटमेंट है MMR को कम करना, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाना, ठीक है, तो इन अगर कमिटमेंट को, जेंडर से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स है उसको इंश्योर करने का एक तरीका ये है कि बजट में भी वो सारी चीज़ें दिखाई दें, यानी कि बजट में भी उस प्रकार स्कीम्स आए उन लोगों के लिए पैसे के प्रबंध किया जाए। ठीक है। अब वही कहता है कि विमेन तो 48% इंडिया के हैं, लेकिन कोई भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर आप देख लो उसमें विमेन की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए भी जेंडर बजटिंग की ज़रूरत है। नाउ द वे गवर्नमेंट बजट्स एलोकेट रिसोर्सेज हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द जेंडर इनइक्वालिटीज़। बजट में ही परिवर्तन करने की क्यों ज़रूरत है, ये कहता है कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसके पास ही इतना पावर होता है कि वह, इसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो ऐसे लिंग आधारित भेदभाव को ख़त्म कर सकता है। इसलिए बजट में ही ये प्रावधान होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, उनको एक बराबरी में लाने की कोशिश की जाए। ठीक है। इन दिस व्यू द जेंडर बजटिंग एज अ टूल ऑफ अचीविंग जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, ये लिंग मुख्य धारा या महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करने के लिए एक टूल है। अब आपको समझ में आ गया। अब हम सोचते, अभी देखिए अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कॉन्सेप्ट में क्या फ़ायदा क्या है, कैसे कैसे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे असली में हकीकत में होता कैसे है। तो 2005-06 की बात है, वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग है, एक्सपेंडिचर डिवीज़न है, उसने एक इशू किया नोटिस, और जेंडर बजटिंग को 2005-06 से फिर इंडिया में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बजट के साथ आने। दिस जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट, एक जेंडर बजट की स्टेटमेंट निकाली जाती है हर साल उसी बजट के साथ। उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए में वो स्कीम्स का नाम होता है जो टोटल 100% विमेन के लिए होती है, विमेन स्पेसिफिक स्कीम होती हैं, विच हैव 100% एलोकेशन फॉर वुमेन, जिसका पूरा का पूरा पैसा विमेन के लिए ही होता है। हमने बताया कि एक स्टेटमेंट, जेंडर स्टेटमेंट लाई जाएगी हर साल बजट के साथ। उसमें पार्ट ए में वो स्कीम जिसमें 100% रुपया के स्केल दिया जा रहा है विमेन के लिए, यानी कि पूरा विमेन स्पेसिफिक स्कीम इसके अंदर निकाली जाएंगी। पार्ट बी जिसमें प्रो विमेन है, मतलब विमेन की तरफ उस स्कीम का थोड़ा झुकाव है, लेकिन उससे मेल या अलग लोगों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 100% विमेन स्पेसिफिक है, ये प्रो विमेन है। दोज वेयर एटलीस्ट कम से कम 30% एलोकेशन तो उसका विमेन के लिए है ही। पार्ट ए में 100% एलोकेशन विमेन के लिए है, पार्ट बी में 30% है। दूसरा काम क्या किया गया, जेंडर बजटिंग सेल्स बनाए गए हर डिवीज़न में, हर मिनिस्ट्री के। इसका मतलब क्या है कि देखिए जब बजट बनता है तो सब लोग अपना अपना एक्सपेंडिचर डिमांड देते हैं कि हमको इस साल, आने वाले साल में इतना खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है। अब ये सारे डिविजन्स के अंदर अगर जेंडर बजटिंग सेल होगा तो ये अपनी मांग करते समय, एक्सपेंडिचर की मांग करते समय जेंडर को भी ध्यान में रखेंगे, और इस हिसाब से जो भी अपनी मांग करेंगे उसमें भी जेंडर की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं वो दिखाई देंगी। फीमेल को जो भी प्रायोरिटी चाहिए वो इसमें दिखाएगी। समझ रहे हैं आप। इसलिए जेंडर बजटिंग सेल हर डिवीजन में इस्टेब्लिश किया गया। तो 2005-06 ये याद रखना है, पार्ट ए पार्ट बी याद रखना है, और 30% इसका याद रखना है, और जेंडर बजटिंग सेल्स के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये देखना है कि भाई इंडिया में काम कैसे कर रही है ये चीज़ें। अभी हमने देख लिया कैसे हो रहा है, अब देखना है अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। देखिए नया डेटा मुझे नहीं मिला है, 2015 का डेटा है जो ये बताता है कि 2013 तक 16 राज्यों ने जेंडर बजटिंग को शुरू कर दिया था। इसमें मैंने देखा था शायद यूपी नहीं था इसमें, एक बार क्रॉस चेक करके बताऊंगा मैं। और 2 यूटी थी, दादरा नागर हवेली और अंडमान एंड निकोबार। दूसरी बात, कुछ और कमियां जो देखने को मिली वो ये थी कि कई बार क्या होता है कि जेंडर बजटिंग के नाम पे सरकार को बस आंकड़े दिखाने होते हैं। तो अब इंदिरा आवास योजना को उन्होंने पार्ट ए में रख दिया, वो भी 100% वाले में। मैंने भी आपको बताया यहाँ पर कि पार्ट ए में वो स्कीम्स होंगी, बजट आप बजट निकाल लो, बजट में आप हर साल दिखा रहे हो
कि इतना पैसा हमने विमेन पे खर्चा किया है पार्ट ए और पार्ट बी करके। अब जस्ट बिकॉज आपका नंबर बड़ा दिखे इसलिए आपने क्या किया कि इंदिरा आवास योजना जैसी स्कीम को भी 100% वाला यानी कि पार्ट ए में रख दिया। तो आप ज़रा सोच के बताइए कि क्या इससे सिर्फ महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है आवास योजना से? ऐसा तो है नहीं। तो ये कितना सही है कि इसको पार्ट ए में रखा जाए। दूसरा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ये कोई संस्था है, इसके लिए जितना रुपया खर्चा किया है उसको 100% विमेन स्पेसिफिक लिख दिया आप लोगों ने बजट में। तो ये मैं इन दोनों पॉइंट से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फोकस जो सरकार का कहीं ना कोई नंबर्स पे है कि वो नंबर बड़ा दिखे इसलिए कोई भी इधर उधर की स्कीम को भी पार्ट ए और पार्ट बी में डाल दे रही है, जिससे डायरेक्टली विमेन नहीं और लोग का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसको 100% विमेन में आप क्यों डाल रहे हैं? तो इस तरीके से जो बेसिक अभी आपका एम्फेसिस है वो नंबर्स पे, एक्सपेंडिचर पे, आउटकम्स पे नहीं है। ठीक है, मतलब आउटकम पे आपका फोकस ना होकर के किस पे है कि जेंडर बजटिंग में हमने कितना पैसा खर्च किया, अगले साल फिर कोई 2-4 स्कीम इधर उधर मिला के लगा देना है। बल्कि फोकस क्या होना चाहिए कि जो एग्जैक्ट काम की वुमेन के लिए हैं उनको आपको इसमें ऐड करना चाहिए। तो केयरफुल एनालिसिस करने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से ठीक है। जेंडर बजटिंग है क्या हमने पढ़ा, और उसके बाद एक तरीके का टूल है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जेंडर बजटिंग की ज़रूरत क्यों है। तो आप फिर वो सारे पॉइंट लिखना कि ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स के बारे में लिखना, IMR, MMR, ये सब, लिटरेसी रेट। फिर मेल का लिखना कि मेल कैसे आगे बढ़ गए, फीमेल कैसे पीछे रह गई। फिर आप बोलोगे कि क्योंकि बजट के अंदर ये पावर होती है कि जिस जगह पैसा खर्च किया जाए फिर वो रिफॉर्मेशन हो सकता है उस चीज़ का, इसलिए बजट के लेवल पे ही चेंजेस होने चाहिए फीमेल्स के लिए। फिर आपने कहा कि ठीक है 2005-2006 से शुरू किया है। कैसे किया है? हर साल जो बजट आएगा बजट में जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट एक आती है, उसमें पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 100% जो महिलाओं को फ़ायदा कर रही हैं, पार्ट बी मतलब वो प्रो वुमेन स्कीम्स हैं कि जिसमें कम से कम 30% पैसा तो खर्च हो रहा है महिलाओं के ऊपर। ठीक है, और हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में क्या जेंडर बजटिंग सेल लगाया गया है। हमने पढ़ा 16 राज्यों ने क्या अपना लिया है। फिर हमने क्या पढ़ा कि दिक्कत भी है कुछ, जैसे इंदिरा आवास योजना को 100% विमेन स्पेसिफिक मान लिया आपने। दूसरा क्या, यूनानी चिकित्सालय में अनुसंधान के लिए जो केंद्रीय परिषद है उसमें भी जो खर्चा हो रहा है उसको आप महिलाओं के लिए मान रहे हो। तीसरा क्या कि नतीजों के बजाय जेंडर बजटिंग का जोर किस पे है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डाला जाए, और पैसा भी नहीं डाल रहे हैं। बेसिकली क्या डाल रहे हैं, दूसरी स्कीम को इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं नंबर्स बड़ा दिखने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे सोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि इसी को सही कर दीजिए, सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच शुड बी गिवन प्रेफरेंस बाय सिविल सर्वेंट। सार्वजनिक और निजी जीवन में नैतिकता के बीच में क्या अंतर है? दोनों में अगर कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में एक सिविल सेवक द्वारा किसे वरीयता दी जानी चाहिए? हमने एक बार पढ़ा था मोरालिटी और एथिक्स में अंतर, कि मैं जो पर्सनली अपने मूल्य जो हैं, कुछ अपने पर्सनल मूल्य जो होते हैं उससे मेरी मोरालिटी का विकास होता है। कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ होते हैं, उन यूनिवर्सल वैल्यूज़ से क्या बनती है आपकी एथिक्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछना चाह रहा है कि क्या प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में आपकी अलग अलग एथिक्स होती है, और इनकेस होती है तो संघर्ष हुआ तो किन दो इसमें से किसको वरीयता दोगे आप, अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो? ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट देखते हैं कि एथिक्स डील विद क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्शन। एथिक्स का काम क्या है? किसी भी ह्यूमन एक्शन को क्रिटिकली एनालाइज करना और देखना कि वो काम सही है या गलत है। अब एनालिसिस किस बेसिस पे करोगे? मूल्यों के आधार पे करोगे। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये काम सही है या गलत है, कैसे आप देखेंगे? एक मूल्य पकड़ेंगे। कोई मूल्य क्या है कि हर जीवन का एक इम्पॉर्टेंस है, तो आपने उसकी जीवन को ख़त्म किया, यानी कि आप इस मूल्य के खिलाफ़ जा रहे हो, आप कंपैशन के खिलाफ़ जा रहे हो, आप उसके लव के खिलाफ़ जा रहे हो। ठीक है, आप एम्पैथी के खिलाफ़ जा रहे हो, तो आप इतने सारे मूल्यों के खिलाफ़ जा रहे हो। दैट इज़ वाई हम कहेंगे कि ये मर्डर वाला जो एक्शन था वो क्या है, अनएथिकल है। ठीक है, ये हमने पढ़ा एथिक्स के बारे में। फिर however a person in his private and public life is often guided by different set of values।
एथिक्स मतलब वैल्यू होता है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ में अलग अलग मूल्यों द्वारा शासित होता हूँ। जैसे ये पर्सनल हो गया, ये पब्लिक हो गया। आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी चाहेंगे, पब्लिक लाइफ में आपको प्राइवेसी नहीं है, आपको फेस करना है पीपल को, ठीक है। यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं घर पे, अपने परिवार रिलेशन में। यहाँ पे आपको रिजिड या फिर रूल फॉलो करना है, फ्लेक्सिबल इस सेंस में, ठीक है। यहाँ पे आप इनफॉर्मल होंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मल रहना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक लाइफ में आपको, प्राइवेट लाइफ में क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ओपननेस चाहिए। आपको ओपन होना पड़ेगा एज अ पब्लिक सर्वेंट। वैल्यूज़ का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि कैसे अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेल्फ इंटरेस्ट का काम करते हो, यहाँ पे प्राइवेट लाइफ में सेल्फ इंटरेस्ट है, तो पब्लिक लाइफ में क्या होगा, सोशल इंटरेस्ट की आप बात करोगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में हम किस तरीके से अलग मूल्यों द्वारा शासित होते हैं। चूँकि हमारे मूल्य अलग हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि एक तरीके से हमारे पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में मोरालिटी और एथिक्स की डिफिनीशन अलग हो सकती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाइल इन प्राइवेट लाइफ इट इज़ द पर्सनल मोरालिटी विच गाइड्स ह्यूमन एक्शन, public life adheres to a person to adhere to established standard of ethics which may or may not be aligning to your moral standards। कहता है पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में, तो प्राइवेट लाइफ में मैं अपनी मोरालिटी द्वारा गाइडेड हूँगा, यानी कि जो वैल्यूज़ मुझे पसंद है। पब्लिक लाइफ में मुझे उन वैल्यूज़ के चक्कर में चलना है, उनके साथ चलना है जो एथिक्स ने बना रखी हैं। इसलिए यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य हो, मतलब मेरी मोरालिटी और एथिक्स के बीच में एक सामंजस्य हो, यह हो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये वही वाला पॉइंट है जैसे एथिक्स और मोरालिटी वाला हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दस वी सी दैट अ पर्सन इन हिज पब्लिक लाइफ इज गाइडेड बाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल। पब्लिक लाइफ में उसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ चलना है और प्राइवेट लाइफ में अलग। जैसे अगर आप किसी NHRC के चेयरमैन हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ में, अब जैसे एक एग्जांपल याद आता है, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक जज थे, मध्य प्रदेश के शायद थे जज, जिनका एक घर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी वाइफ को मार रहे थे, ठीक है। वो वीडियो शायद आपको याद होगा। तो ये देखिए प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में, पब्लिक लाइफ में क्या है, एक जज हैं, प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि चूँकि ये अलग मूल्यों द्वारा शासित हो रहे हैं, तो पब्लिक लाइफ में तो उनको एथिक्स के सही हिसाब चलना है, प्राइवेट लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, कितना अनएथिकल काम कर रहे हैं। तो एक कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ तो डिफरेंट हैं, लेकिन एथिक्स के मामले में प्राइवेट लाइफ में वही वैल्यूज़ होनी चाहिए जो पब्लिक लाइफ में आप डील करते हो। जैसे प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ की वैल्यूज़ अलग हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी के बीच में, एथिक्स ऑफ प्राइवेट लाइफ और एथिक्स ऑफ पब्लिक लाइफ में क्या है, एक तरीके का सामंजस्य भी है। जैसे आपकी प्राइवेट लाइफ में एक वैल्यू होनी चाहिए ट्रस्ट, जैसे पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट होता है, माता पिता के बीच में ट्रस्ट होता है, बच्चों के बीच में आपस में ट्रस्ट होता है। तो किसी भी रिलेशन की बेसिस क्या होती है, ट्रस्ट होती है। अब उसी तरीके से पब्लिक लाइफ में भी आ जाओ आप, हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं, क्यों, क्योंकि हमको उस पर ट्रस्ट होता है। हम किसी एक नेता को चुनते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर ट्रस्ट होता है। हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि उसके खाने पे हमको ट्रस्ट होता है, या उसकी साफ़ सफाई या जो भी सिस्टम है उस पर ट्रस्ट होता है। तो हम ये कह रहे हैं, हमारा पूरा आइडिया अभी तक का ये है जो हम समराइज़ कर रहे हैं, कि प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अलग अलग मूल्यों से निर्धारित होता है हमारा एक्शन, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं जो दोनों में कॉमन मिलेंगी। उसमें से एक हमने पढ़ा है क्या अभी, ट्रस्ट, ठीक है।
दूसरा फेयरनेस, आपको अपने प्राइवेट रिलेशन में भी फेयर होना पड़ता है और पब्लिक में भी होना पड़ता है। ट्रुथफुलनेस, दोनों जगह ही सच का बहुत ज़रूरत होती है। सच के बिना कोई रिलेशन नहीं चलता, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब ये कि आपके कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, आपके एक्शंस में कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इंटीग्रिटी वाला। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अ सिविल सर्वेंट एंड अ पब्लिक फिगर, देयर कांट बी डुअल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, या एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद आती है कि वो कहता है कि अगर आपके किसी भी एक्शन का लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, तो यही वो लाइन है जहाँ के बाद आपका प्राइवेट लाइफ ख़त्म हो रहा है। मतलब आप अपनी प्राइवेट लाइफ तभी तक एंजॉय कर रहे हो जब तक आपके एक्शन का इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं पड़ रहा है। इसीलिए जो बहुत ही बड़े लोग होते हैं उनकी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में कोई खास अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि तब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। जैसे एक एग्जांपल याद होगा आपको तरुण तेजपाल जी का, तहलका मैगजीन वाले। अब इनका खासियत था कि ये स्टिंग ऑपरेशन वगैरह करते थे और उसके तहत सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो इस तरीके के यौन शोषण वगैरह होते थे, इसके बारे में बहुत सारी खबरें वो निकाला करते थे। तो यहाँ पे आपको इनको पब्लिक लाइफ में क्या दिख रहा है, पब्लिक लाइफ में एक ऐसा आदमी दिख रहा है जो बहुत जस्टिस वगैरह को सपोर्ट करता है। प्राइवेट लाइफ में क्या हुआ कि इन्हीं के ऊपर इन्हीं की एक कोवर्कर ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया। इन्होंने उसको गलती को शायद स्वीकारा भी था, मैंने विकिपीडिया पे पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि उन्होंने गलती स्वीकारी और उन्होंने ये कहा कि मैं कोई 6 महीने तक तहलका मैगज़ीन से दूर रहूँगा, मैं उसको अपने तरीके से, मतलब अपने, वो आप कहते हैं ना कि मैं खुद से पश्चाताप करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने मैगज़ीन से दूर रहूँगा, अपनी कंपनी से दूर रहूँगा और पश्चाताप करूँगा। अब ये भाई पश्चाताप क्या है, आप कोर्ट केस होगा और कोर्ट फैसला करेगी, वो होता है पश्चाताप, आपको तब होगा, मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक ही आदमी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में कितना अलग जा सकता है। यहाँ पे आप सेक्सुअल हरासमेंट का खुलासा कर रहे हो, यहाँ पे खुद आप उसके मतलब एक तरीके की गिल्टी हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसी तरीके से आपने AK गांगुली का सुना होगा। AK गांगुली जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे वेस्ट बंगाल में, और उनके ऊपर भी ऐसा ही एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया था। तो आप देख रहे हो कि पब्लिक लाइफ में प्राइवेट लाइफ में कितना एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये आदमी इंटीग्रिटी वाले नहीं हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में हालांकि वैल्यूज़ अलग होती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कॉमन होती हैं। और अगर सिविल सर्वेंट कोई होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में चैलेंज आता है, तो उसको पहले पब्लिक लाइफ को चुनना है, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है, ठीक है। आप नॉर्मल सिटीजन्स के तरीके से हर वो राइट को एंजॉय नहीं कर सकते। आपका कॉज बड़ा है, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, इसीलिए आपको सेल्फलेसनेस, ठीक है, पब्लिक सर्विस, इन सारे मूल्यों के प्रति अपने आप को श्रद्धा दिखानी है। और पब्लिक लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, प्राइवेट अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो करना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, इशू ऑफ फ्रीक्वेंट सुसाइड बाय सिविल सर्वेंट्स, रैम्पेंट करप्शन और इनएफिशिएंसी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3-4 चीज़ें हम तो इश्यूज देख रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड हम देख रहे हैं, फिर करप्शन हम देख रहे हैं, और इनएफिशिएंसी किस में, सिविल सर्विसेज में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि क्या कहीं एप्टीट्यूड की कमी है सिविल सर्वेंट्स में। एप्टीट्यूड मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की एफिशिएंसी, या किसी भी कार्य को करने की कैपेबिलिटी। एफिशिएंसी नहीं, कैपेबिलिटी मतलब आप उस चीज़ को करने के लिए जो क्षमता चाहिए, क्या आपके अंदर वो क्षमता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आपके अंदर योग्यता की कमी है जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, या फिर वर्क का इन्वायरमेंट इतना बुरा है कि आप ये सब कार्य करने पे मजबूर हो जा रहे हो। ये एथिक्स का एक क्वेश्चन आपसे एक जज करने को कह रहा है कि क्या लगता है आपको कि एप्टीट्यूड वर्सेस वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। अब एप्टीट्यूड की डिफिनीशन से आप शुरू कर सकते हैं कि एप्टीट्यूड इज इनेट कॉम्पिटेंस और एबिलिटी टू डू सम वर्क। एप्टीट्यूड की डिफिनीशन सिंपल यही है कि यह एक योग्यता है
किसी भी कार्य को करने की क्षमता या योग्यता जो है वही होती है एप्टीट्यूड। ठीक है। सिविल सर्विसेज आर द प्राइमरी एजेंट ऑफ चेंज। दे आर द टूल्स यूज बाय गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट क्रूशल पॉलिसी। सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। दे आर नोन एज एजेंट ऑफ चेंज, मतलब बदलाव के वो कर्ता धर्ता होते हैं, उन्हीं के द्वारा समाज में बदलाव आता है। तो ऐसा करने के लिए उनको एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्टीट्यूड की भी ज़रूरत है। उनको सोसाइटी में चेंज लाना। आप जब आप चेंज लाओगे तो चेंज को लोग रजिस्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास इतने सारे पावर होते हैं इसलिए हमेशा आपके पास करप्शन का लालच होता है। तो इस इंसान को हमेशा हर एक स्टेप में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने लालच से इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। ठीक है। फिर आप जब चेंज करोगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं। जब सोशल कोई चेंज करने जाओगे तो जो भी प्रिविलेज्ड आदमी है उसके अधिकारों में कुछ कमी आएगी। जब उसके अधिकारों में कमी आएगी तो वो उसका विरोध करेगा। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपको देखने को यहाँ मिलेगी। फिर आप पब्लिक लाइफ की वजह से अपनी प्राइवेट लाइफ को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फिर आप कोई डिसीजन लिए, आप पता चला वो डिसीजन बैकफायर कर गया। आपने कुछ अच्छा सोच के डिसीजन लिया लेकिन बैकफायर कर गया, तो फिर आपको फिर मीडिया आ गया, ह्यूमन राइट कमीशन आ गया, इन सब को भी डील करना है। बाकी गवर्नमेंट को रोज़ की रोज़ रिपोर्ट्स ये सब तो भेजनी ही भेजनी है। तो आप ये देख रहे हैं कि इतना डाइवर्स काम है और इतना डायनेमिक काम है, उस पर इतना सारा प्रेशर है। तो इसलिए आपका एप्टीट्यूड बहुत ऑसम होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा मामला कहना चाह रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या एप्टीट्यूड की कमी है। तो भाई अगर आप ये लिख दोगे ना कि एप्टीट्यूड की कमी है, तो कुल मिला के आप ये लिख रहे हो कि यूपीएससी जो है वो इतना बढ़िया पैटर्न ही नहीं सेट कर पाया परीक्षा का, क्या आपका एप्टीट्यूड चेक हो पाए। आप समझ रहे हो ना, एप्टीट्यूड कैसे चेक हो रहा है एक सिविल सर्वेंट का। यूपीएससी चेक कर रहा है परीक्षा के थ्रू। तो हमें ये तो एग्ज़ाम में नहीं लिखना है कि भाई बहुत बुरा है, एप्टीट्यूड चेक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। हमें कुछ बैलेंस वाला आंसर लिख के लेके चलना है। तो हम ये बोलेंगे कि न्यू इंट्रेंट्स largely have good competence as civil services exam and training is designed to check the aptitude as per present needs। मतलब नए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनकी योग्यता बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा और प्रशिक्षण वर्तमान ज़रूरत के अनुसार उनकी योग्यता का उचित जांच करता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आप थोड़ी बुराई जो लिखनी है लिख दो। हाउएवर जो हमारा एप्टीट्यूड है उसको एक होलिस्टिक रूप से, एक मतलब बहुत ही समग्र रूप से देखने की ज़रूरत है। एप्टीट्यूड मतलब सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई काम करने की तरीका पता होना चाहिए, आपके अंदर मूल्य भी होने चाहिए। जो गांधी जी का 7 सिन है उसमें एक सिन ये है कि आपके पास इंटेलिजेंस है लेकिन मान लीजिए आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, या साइंस एंड टेक विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस एंड टेक मतलब क्या होता है, मतलब एप्टीट्यूड मतलब नॉलेज, लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं, तो इसी साइंस एंड टेक का दुरुपयोग होगा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है ना। तो वो यही बात यहाँ पे आ गई कि सिर्फ एप्टीट्यूड मत देखो, आप मूल्य भी देखो, क्योंकि सिविल सर्विसेज में मूल्यों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप हर आदमी का हाथ नहीं पकड़ सकते, उसके अंदर मूल्य है तभी वह करप्शन से हट के अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार रखेगा, तभी वो उस जगह इनोवेशन लेने की कोशिश करेगा जहाँ के लिए उसको पैसा नहीं मिल रहा है। अरे आप उसको तनख्वाह दे रहे हो 1 महीने काम करने के लिए, लेकिन उस इनोवेशन के लिए नहीं, इनोवेशन के लिए, गरीब की सेवा करने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए, जब ड्यूटी से आगे हट के काम करने के लिए इनके मोटिवेशन जो आ रहे हैं, ये एप्टीट्यूड प्लस वैल्यूज़ दोनों होनी चाहिए। तो हमने ये एग्ज़ाम वाले पैटर्न पे भी लिख दिया कि थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, कि एप्टीट्यूड भी देखो और मूल्यों को देखो। अब मूल्यों को चेक करने के लिए ही आपका एथिक्स पेपर 4 बनाया गया है भाई। ठीक है, फिर क्या कॉम्पिटेंस चैलेंज अब फिर आ क्यों रहा है। इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन रिक्वायर स्पेशलिस्ट एंड डोमेन एक्सपर्ट एट हायर लेवल ऑफ सिविल सर्विसेज। अच्छा, एप्टीट्यूड में एक और चीज़ हमारे अंदर अभी कमी है। हमारे यहाँ जो सिविल सर्वेंट्स चुन के आ रहे हैं, अब पॉलिसी देखिए, आप देख रहे होगे कि इतने सारी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, 5G आ गया है, प्लस स्टेट और स्टेट की मशीनरी जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं,
ये उस तरीके से उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करी हैं जितना प्राइवेट सेक्टर ग्रो किया है। तो हमारा जो मेन काम है रेगुलेशन का या पॉलिसी फार्मूलेशन का, वो हम उचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को उतने तेज़ी से अडाप्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारा रेगुलेशन वाला सिस्टम फेल हो रहा है, पीपीपी मॉडल सब फेल हो गए हैं। ठीक है, अब जब तक कैग हो गया या कोई मतलब रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर है, जब तक वो कोई करप्शन वगैरह का पता कर रहा है, तब तक सिस्टम और आगे बढ़ जा रहा है प्राइवेट लोगों का। आप कोई नियम बना रहे हो, प्राइवेट कंपनियां और जल्दी से उसके अंदर लूप होल निकाल ले रही हैं। और इन सब का रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बना रहे हैं वो जनरलिस्ट हैं, जनरल आदमी लोग हैं। BA में बीटेक करके वो पहुँचे हैं, IAS बन गए हैं। और जब वो IAS बन गए हैं तो वही हर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, वही हर पॉलिसी बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स नहीं है ना, तो एक्सपर्ट्स नहीं है तो आप उसको कैसे रेगुलेट कर पाओगे? तो ये जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की हमेशा डिबेट चलती है। तो हमारे पास जनरलिस्ट हैं, लेकिन हमको अब आज के बदलते समय के साथ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो हमने क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या एप्टीट्यूड की कमी है, तो पहले हमने बड़े सफाई से बोल दिया कि नहीं सर, एग्ज़ाम का पैटर्न तो बहुत अच्छा बनाया आपने और ट्रेनिंग भी अच्छी करा रहे हो। दूसरा, लेकिन हमने बोला कि आज की डेट में होलिस्टिक कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है। तीसरा, हमने बोला कि यार स्पेशलिस्ट की भी कहीं कहीं ज़रूरत है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। एक वो कहावत है ना, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। पढ़ रहे हैं ना आप लोग मुहावरा वगैरह? नेक्स्ट क्या है? सो दिस हैज़ बीन सीन फॉर ईयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब कई बार ये देखा गया कि जब पहली भर्ती होती है तो कुछ साल तक बढ़िया लोग काम करते हैं, उसके बाद करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि सर 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आए ही नहीं हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ एटीट्यूड में परिवर्तन हो जाता है सिविल सर्विसेज के एटीट्यूड में क्या कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं, चलता है एटीट्यूड आ जाएगा उनके अंदर। ठीक है, माई बाप कल्चर आ जाता है। तो ये सब गलत आदतें उनके अंदर आने लगती हैं। अब यहाँ पर वो वाला पॉइंट आता है क्वेश्चन का कि क्या सच में इन्वायरमेंट ख़राब है, वर्क इन्वायरमेंट या वर्क कल्चर ख़राब है? ठीक है, सो द एग्जाम्पल ऑफ रैम्पेंट करप्शन या इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन देखने को मिल रहा है। मैनिफेस्टेशन ऑफ पुअर वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम की कमी है सिविल सर्विसेज में, मूल्य नहीं है। सो इन्वायरमेंट कहता है कि इन्वायरमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में आप देखते हो कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो चुका है, कि जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें करप्शन इतना मतलब दीमक के तरीके से पूरा उसको चाट खाया है उसने। तो यहाँ पर कोई नया ऑफिसर आता भी है तो सेकंड ARC कहता है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कहता है कि इंडिया में ऑनेस्ट लोगों को पनिशमेंट देती हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर पनिशमेंट खाते हैं और डिसऑनेस्ट को अवार्ड दिया जाता है। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि हाँ, वर्क इन्वायरमेंट बहुत बुरा है। फिर आप वो लिख सकते हो कि हमेशा 3C का उनको डर रहता है कि कोई डिसीजन लेंगे तो CBI, CVC और CVC और कैग, ये 3 उसके ऊपर चढ़े रहेंगे कि तुमने ऐसा डिसीजन कैसे लिया, रूल के खिलाफ कैसे किया। तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड ऑफिसर का किल हो जाता है, तो वो इनोवेशन नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके का, पहली बात होगी। दूसरा, हमने पढ़ा कि उनके जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में बहुत सारा डिग्रेडेशन आ जाता है। तो वैल्यू सिस्टम कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की जानी चाहिए सिविल सर्विसेज में आए हुए लोगों की। नेक्सस एक तरीके का बना हुआ है कि नेक्सस इतना स्ट्रांग है कि जो करप्शन नहीं कर रहा है उसको इस सिस्टम फिर क्या नाम नुकसान पहुंचाने लगता है उस अधिकारी को। डॉक्ट्राइन ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चलती है इंडिया में। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मतलब वही है जिस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी चलेगी उसी से कमिटेड वो क्या नाम है अधिकारी चलेगा। आपने देखा होगा कि जब कोई भी नई सरकार आती है तो थोक के भाव में IAS IPS ऑफिसर का तबादला होता है, थोक के भाव में, मतलब 200-300 इस तरीके से आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, इतने अधिकारियों को बदला गया। तो क्यों है कि फिर जिसको जो पसंद होते हैं, जिसके फेवर वाले अधिकारी, उनको ऊपर लाया जाता है। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये चल रही है। तो ये जब चलेगी तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को नुकसान ही होगा हमेशा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल इस तरीके से घुस गए हैं कि फिर सिविल सर्वेंट को अच्छे से काम नहीं करने देंगे। वो सिविल सर्वेंट जिसको क्रिमिनल के खिलाफ काम करना था, आज वो क्रिमिनल उनका बॉस बना हुआ है, MLA MP बने हुए हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट लिखेंगे। कास्ट है, रिलीजन है, कम्युनलिज्म है, ये सब तो इंडिया में काम करते ही हैं। ये भी बहुत मेजर फैक्टर हो जाते हैं क्यों कोई
सिविल सर्वेंट अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन पॉजिटिव लिखोगे कि नहीं, इन सब के खिलाफ, इन सब के बगैर भी, इन सब के अलावा हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिसने अधिकारी कई सारे ऐसे रहे हैं जो इतने बुरे माहौल के खिलाफ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।